प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से एक बार मैं रवि प्रकाश शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल कंसेप्ट वाला ऑफिशियल पर। कंसेप्ट वाला ऑफिशियल पर आज की क्लास में 9th क्लास के बच्चों के लिए मैं एक बहुत ही शानदार गिफ्ट लेकर आया हूं। गिफ्ट कैसे कि 9th क्लास में बच्चे जब अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं और जब साइंस में फिजिक्स का पोर्शन आता है तो एक बार उनका दिमाग में थोड़ा खराब हो जाता है कि क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो आपके मोशन दिया गया है वो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, गिफ्ट ये नहीं है कि मोशन चैप्टर में आपको स्टडी करवाना स्टार्ट कर रहा हूं। गिफ्ट ये है कि अगर आप पेशेंस के साथ में इस वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं तो सच में आपको ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना अच्छा सब्जेक्ट लगेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पर वो क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए, एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, ये वीडियो कोई हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, या आपने पहले वीडियो देखा है लेकिन अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की क्लासेस में आपका पूरा कोर्स पूरे ईयर तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा और बहुत अच्छी क्लासेस में करवाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के हम चैप्टर की। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो रहेगा फिजिक्स का वो है मोशन। मोशन, देखिए इस चैप्टर की अगर हम बात स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में जो मिडिल क्लासेस में हमने दो टर्म्स वहां सुनी थी, रेस्ट एंड मोशन। ये क्या होती हैं, पहले सबसे पहले इन्हीं के बारे में शुरुआत करते हैं। देखिए, मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, हिंदी में हम जानते हैं कि कोई चीज गति करती है, कोई चीज हिलती डुलती है, तब हम उसे बोलते हैं कि वो मोशन की स्टेट में है। बट उसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? उसको डिस्क्राइब ऐसे करेंगे कि सपोज कीजिए ये मेरा पेन है, ये पेन जिस जगह के ऊपर है ये वही है, ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। तो इसको हम दो चीजों के साथ कंपेयर करेंगे, एक विद टाइम और दूसरा विद इस सराउंडिंग्स। इसके जो सराउंडिंग्स हैं उसके रेफरेंस में ये कोई मूवमेंट शो करता है या नहीं करता। अभी इस टाइम पे ये न तो टाइम के साथ और न अपने जो सराउंडिंग्स हैं उनके साथ में किसी भी तरह का मूवमेंट शो कर रहा है, तो ये हो गई इसकी रेस्ट की कंडीशन। बट अगर मैं इसको इस तरीके से मूव करवाता हूं तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये टाइम जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वैसे वैसे ये अपने इसके जो सराउंडिंग्स, इसके चारों तरफ जो चीजें हैं उनके रेफरेंस में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है बार बार। मोशन को आप बहुत इजीली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कि इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो ये मोशन और रेस्ट की आपकी डेफिनेशन हो गई। देखिए ये पीछे नोट्स की फॉर्म में मैंने सब कुछ लिख रखा है आपको। देखिए इंट्रोडक्शन टू मोशन, इसमें ये बताया हुआ है कि डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो कुछ रेस्ट में होते हैं और कुछ मोशन में होते हैं, लाइक बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार्स मूव। ये सब कुछ कहाँ दिया हुआ है? ये सब कुछ आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर है। अब यहाँ पे देखिए रेस्ट की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई वो क्या बताई कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, एंड मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है विद टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट, या आप यहां भी ये भी कह सकते हो विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यहां पे ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ये भी हमारे आगे आएगा, ठीक है। अभी तो आप इतना ही देख लीजिए, ठीक है। चलिए ये हमारी बात होगी सबसे पहले रेस्ट और मोशन की डेफिनेशंस क्या होती हैं। फिर जब चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक ये कंसेप्ट दिया हुआ है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, कि ये रिलेटिव टर्म्स होती हैं। देखिए ये रहा, मोशन इज रिलेटिव, रेस्ट एंड मोशन दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बोर्ड पे, ये बोर्ड पे ज्यादा बेटर तरीके से होगा। कि हमने दो बातें की, एक रेस्ट और दूसरा मोशन। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप कहते हैं कि वो रेस्ट की कंडीशन में है तो वो हम क्या मानते हैं कि रेस्ट में है, और हम कहते हैं कि वो मूवमेंट कर रहा है तब हम उसे मोशन की स्टेट में मानते हैं। पर ऐसा 100% ट्रू होता है या नहीं होता? कैसे कि सपोज कीजिए कि आप एक बस के अंदर बैठे हैं, बस के अंदर आप मूवमेंट कर रहे हैं, बस मूव कर रही है, आप भी उसके साथ चले जा रहे हैं। आप अपने आसपास की चीजों को देखोगे, मान लीजिए रोड साइड के जो ट्रीज होते हैं उनको देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि वो ट्रीज किधर मूव कर रहे हैं, वो ट्रीज मूवमेंट, आपको लगता है कि वो ट्रीज क्या कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं। बट वो मूवमेंट शो करते हैं क्या? वो तो रेस्ट में है, ठीक है।
अगर बाहर कोई पर्सन खड़ा है उसके लिए वो ट्री क्या है, वो किस कंडीशन में है, वो रेस्ट की कंडीशन में, पर आपके लिए वो किस कंडीशन में आ गया, वो मूवमेंट की कंडीशन में आ गया, तो वो मोशन शो कर रहा है। ठीक ऐसे ही या इससे भी बेटर अगर हम एग्जांपल लें तो मान लीजिए एक बस है, ठीक है, उस बस के अंदर पैसेंजर्स हैं और बस के बाहर रोड साइड पर कुछ पर्सन्स खड़े हैं रोड साइड पे। अब देखिए कि बस जब मूव कर रही है तो ये जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए ये रोड साइड के जो पर्सन्स हैं उनको यूं लगेगा कि वो मूव कर रहे हैं, पर इन रोड साइड पैसेंजर्स को क्या लगेगा, रोड साइड के जो पर्सन्स हैं इनको क्या लगेगा, इनको ये लगेगा कि ये पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं। इनके लिए बस मूव कर रही है और पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कर रहे हैं। तो इनके लिए ये किस कंडीशन में हो गए, यही पैसेंजर्स हैं जो इनके लिए किस कंडीशन में हो गए, मोशन में। वहीं मान लीजिए बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं वहीं पे एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को अगर देखता है तो वो उसको किस कंडीशन में देखेगा, वो उसे रेस्ट में देखेगा या मोशन में, वो तो उसको मूवमेंट करता हुआ शो नहीं होगा ना, तो वो इसको किस कंडीशन में, रेस्ट की कंडीशन में देखेगा। मतलब सेम पर्सन है, बस के अंदर बैठा है, वो पर्सन बाहर जो पर्सन है उनके लिए किस कंडीशन में है, मूवमेंट कर रहा है तो मोशन की स्टेट में है। वहीं दूसरा पर्सन है जो उसके पास में बैठा है उसके लिए वो किस कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में। तो हम क्या कह सकते हैं वो कौन सी कंडीशन में, मोशन में है या रेस्ट में? एब्सोल्युटली नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है देखने वाला कौन है, किस रिलेशन में आप बात कर रहे हो, इसलिए ये क्या है, ये रिलेटिव टर्म्स हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, बिकॉज एक ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्सन के लिए रेस्ट की कंडीशन में हो सकता है और सेम उसी टाइम किसी दूसरे पर्सन के लिए वो मूवमेंट या मोशन की स्टेट में हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ तो एक बार थोड़ा सा वापस बैक जाइए, वीडियो को थोड़ा सा वापस देखिए, ये आपके माइंड में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि मोशन, देखिए मोशन वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, क्योंकि मोशन कई तरीके की होती है। कई बार मोशन जो होती है एक सिंपल मोशन होती है, एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी मूवमेंट होती चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ मोशंस होती हैं जो एक सर्कुलर पाथ में होती हैं। कभी क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर सकता है, अपनी एक्सिस के ऊपर चारों तरफ रोटेट कर सकता है, और कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे अर्थ की मूवमेंट की अगर हम बात करें तो आपको पता है सन के चारों तरफ वो क्या करती है, वो सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूवमेंट शो करती है और साथ ही साथ वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती हैं। तो कई बार क्या होता है दो अलग अलग मोशंस का एक साथ कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से मोशन जो है वो एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। बट यहां हम बात करेंगे सिर्फ इस चैप्टर के अंदर सिंपल मोशन, एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है उसके लिए। और स्ट्रेट लाइन में कोई भी जो मोशन होती है उसे हम नाम देते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होने वाली जो मोशन होती है उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब हम मोशन को डिस्क्राइब कैसे करें, डिस्क्राइब करने के लिए देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी आपको लोकेशन शो करनी है, तो लोकेशन आप कैसे शो करेंगे। देखिए मैं अगर कहूं कि स्कूल है वो नॉर्थ में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, स्कूल है वो नॉर्थ में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो क्या ये मेरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है, क्या ये आपको कोई इंफॉर्मेशन दे पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कह दिया नॉर्थ में, पर किसके नॉर्थ में, कुछ नहीं पता। साथ में 20 किलोमीटर, कहां से भाई 20 किलोमीटर, कहीं से भी हो सकता है क्या 20 किलोमीटर, आप ये तो बताओगे ना कहां से। तो वो जो कहां से जो है वो हमें लेना पड़ेगा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी लोकेशन शो करने के लिए। अब यही मैं देखिए मैं इसको अपने इस तरीके से करता हूं, फ्रॉम माई हाउस, मैं अपना सेंटेंस इस तरीके से बोलता हूं कि फ्रॉम माई हाउस द स्कूल इज इन नॉर्थ
20 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ। ठीक है, तो इसमें ये क्लियर है कि स्कूल है वो नॉर्थ में है 20 किलोमीटर। कहां से? फ्रॉम माई हाउस। तो ये जो हाउस मैंने लिया है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम नाम देते हैं रेफरेंस पॉइंट। आपको हर बार एक रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। किस चीज के लिए? किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताने के लिए, और जो मूवमेंट होती है वो लोकेशन के हिसाब से ही होती है, तो इसलिए आपको इसकी जरूरत मोशन को शो करने के लिए भी पड़ेगी। रेफरेंस पॉइंट क्या है कि मैंने आपको बताया किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए आपको किसी रेफरेंस से देखना पड़ेगा, वो रेफरेंस पॉइंट होता है। अब इस रेफरेंस पॉइंट को अलग अलग पर्सन है वो अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यही नॉर्थ में 20 किलोमीटर है, कोई पर्सन ये कह सकता है कि जो स्कूल है वो 20 किलोमीटर साउथ में है रेलवे स्टेशन से। कहां से? रेलवे स्टेशन से वो 20 किलोमीटर साउथ में है। तो उसने रेफरेंस पॉइंट किसको लिया? रेलवे स्टेशन को। यहां हमने रेफरेंस पॉइंट किसको लिया था? फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर को। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं इन्हें हम एक नाम और देते हैं ओरिजिन। द ओरिजिन। तो इसकी आपको हर जगह रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ओरिजिन समझ गए आप कि किसी भी बेसिक पॉइंट से जहां से हम हर चीज को कंपेयर करेंगे, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे मोशन हो, तो वो होगा उसका रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं। पहले एक बार मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूं कहां तक है ये हो गया हमारा मोशन इज रिलेटिव। ये हमने बता दिया कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन फॉर वन पर्सन बट एट रेस्ट फॉर अनदर। और इसका एग्जांपल हमने ये ले लिया, टू ए पैसेंजर सिटिंग इनसाइड ए मूविंग बस फेलो पैसेंजर्स आर एट रेस्ट, हाउएवर टू ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड द पैसेंजर्स एंड द बस आर इन मोशन। तो वही बात है जो मैंने आपको बताई थी कि एक पर्सन है वो किसी के लिए रेस्ट की कंडीशन में, किसी के लिए मोशन की कंडीशन में। चलिए उसके बाद रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन। तो ये मैंने आपको बताया था, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट एंड आल्सो नोन एज ओरिजिन। अब देखिए, अब हम स्टडी करेंगे मोशन, जो कॉम्प्लेक्स मोशन है, सर्कुलर मोशन वगैरह, उनको स्टडी करने से पहले हम सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। और सबसे सिंपल मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन में होने वाली जो रेक्टिलिनियर मोशन होती है वो सबसे सिंपल मोशन होती है। तो मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है उसने ओ से अपनी जर्नी स्टार्ट की। ओ क्या है? ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट की और जर्नी स्टार्ट करने के बाद ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ चला गया और ये आ गया पॉइंट ए पर। ओ से ये आया ए पर। यहां मान लीजिए 10 मीटर, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 मीटर। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ने ओ से ए तक 90 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के बीच में जो पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लीजिए यहां हमने लिया सी पॉइंट और यहां आप ले लीजिए बी पॉइंट। पहली बात हम ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट ने ओ से अपनी जर्नी स्टार्ट की, ये गया ए तक और वापस रिटर्न आया सी तक। समझ रहे हैं आप बात? ओ से ए तक गया और वापस इसी पाथ पर लौट के आया सी तक। तो इसमें अगर हम देखें तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? देखिए सबसे पहले ओ से ए तक गया तो 90 मीटर, तो ये हो गए। उसके बाद ये वापस रिटर्न आया है कहां तक? सी तक। तो सी से ए तक कितना डिस्टेंस है? 30 से 90 तक, दैट मींस 60 मीटर। ये हो गया। ओवरऑल कितना हो गया? 150 मीटर। तो इस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 150 मीटर। ठीक है, इसमें आप देखिए कि कहीं भी आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, बीच में डायरेक्शन चेंज हुई। ऑब्जेक्ट पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, वापस इस डायरेक्शन में आया।
ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने बस ऐड कर लिया कि 90 में 60 ऐड हो जाएगा तो 150 मीटर जो है ये इसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया। अब यहां पे एक चीज और हम देखते हैं कि अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ये क्या होता है, ये एक नया वर्ड है आपके लिए सीखने के लिए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका जो इनिशियल पोजीशन है वहां से जो अब उसका फाइनल पोजीशन है, इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो कौन से रास्ते से गया था, इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड इसके ऊपर करता है कि वो इनिशियल जो पोजीशन थी उसकी वो फाइनल पोजीशन से स्ट्रेट लाइन में कितनी डिस्टेंस पे है। तो डिस्प्लेसमेंट है कि इनिशियल पोजीशन ओ थी और फाइनल पोजीशन देखिए सिर्फ कितना है, सी। तो ओ से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर। तो यहां देखिए कि ऑब्जेक्ट ओ से ए तक गया, वापस सी तक आया, इसमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो तो हुआ 150 मीटर, पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो सिर्फ आएगा 30 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम ये देखते हैं कि जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है उन दोनों के बीच में डायरेक्ट कितनी डिस्टेंस है। तो ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में देखिए कि कई बार क्या हम अगर बात करें कि टोटल डिस्टेंस वो और डिस्प्लेसमेंट ये इक्वल भी हो सकते हैं। ये इक्वल कब होंगे? मान लीजिए ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट होता और ए तक आता सिर्फ, तब ये 90 मीटर और ये भी कितना होता, 90 मीटर। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, मूवमेंट होने के बाद भी, मूवमेंट हो रही है फिर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है ओ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की और ए तक आया और ए से वापस अपनी जर्नी इसी पाथ पे करते हुए वापस ओ पर पहुंच गया, तो इसमें टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो 90 प्लस 90 180 मीटर उसने कवर किया, पर ये तो टोटल डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट कितना है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह समझा रहा हूं कि ये जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसमें हम बात करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की, इसमें डायरेक्शन कहीं इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ऐसी जो भी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वो सारी क्वांटिटीज जिनकी जो वैल्यू होती है सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, कभी भी उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि डिस्टेंस है, किसी भी पाथ से चले जाओ डिस्टेंस जो है वो उतना ही रहेगा। पर हां डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपने देखा कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहां तक आने के बाद जब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो गया। दैट मींस ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती हैं उन्हें हम नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो भाई ये है ना स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, ये मैंने आपको यहां एक्सप्लेन कर दी है। आगे तक कभी भी जहां तक आप साइंस पढ़ेंगे वहां तक ये स्केलर और वेक्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, तो इसलिए इनको अच्छे से समझ लीजिए। यहां स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं, मैं देखिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसे इसीलिए कर रहा हूं कि आपके ये दिमाग में बैठ जाए अच्छे से कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनका जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनकी वैल्यू मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती हैं। डायरेक्शन चेंज हुई तो इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज।
अब बात करते हैं थोड़ा सा मोशन में और आगे चले। एक बार हमने नोट्स में देखते हैं, नोट्स में भी देखिए, मैं आपको इनके स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा अभी अलग से। डिस्क्राइबिंग मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन किया, यहां भी वही एग्जांपल दिया हुआ है, थोड़ी वैल्यूज अलग होंगी बस। डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस तो ये होता है कि टोटल कितना कवर किया, और यहां देखिए नीचे ये दिया हुआ है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटीज दैट मींस हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। आप जानते हैं डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसकी डेफिनेशन आप ध्यान रखना, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसी जर्नी के लिए ये बताया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और आगे नीचे देखो मैंने भी आपको बताया वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इसकी एसआई यूनिट भी मीटर है। ठीक है, और वही कि ये जीरो हो जाता है अगर ऑब्जेक्ट अपनी सेम पोजीशन के ऊपर वापस रिटर्न हो जाए तो। वापस बोर्ड के ऊपर चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, एक जैसा मोशन कैसे होगा, एक जैसा मूवमेंट कब होगा कि देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए उसने स्टार्टिंग के जो 2 सेकंड्स हैं उसने 5 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 2 सेकंड्स के अंदर वो 10 मीटर पर पहुंच गया, उसके अगले 2 सेकंड्स के बाद वो 15 मीटर पे पहुंच गया, फिर 2 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन थी 20 मीटर के ऊपर, फिर 2 सेकंड के बाद वो था 25 मीटर। स्पेशल बात क्या है? स्पेशल बात यह है कि हर बार जो 2 सेकंड्स हैं उसके अंदर ये 5 मीटर कवर कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट 2 सेकंड में 5 मीटर इसने कवर किया, फिर अगले 2 सेकंड में 5 से 10 पे आया तो कवर कितना हुआ? 5 मीटर, फिर वापस 15 से 20 फिर 5 मीटर। तो हर बार जो इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं उसमें इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही हैं, तो इसलिए इस टाइप की जो मोशन है वो है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कैसे करोगे? आपने जो पढ़ा है उसी के बेसिस पे करो, बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे? कि इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in equal interval of time, if any object covers equal distances in equal interval of time, then its motion is said to be uniform motion. And non uniform motion कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए फर्स्ट 2 सेकंड में वो 5 मीटर कवर करता है, अगले 2 सेकंड के बाद वो पहुंच गया 15 मीटर पे, और उसके अगले 2 सेकंड के बाद वो पहुंच गया 60 मीटर के ऊपर। ठीक है, तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसकी भी डेफिनेशन सेम एज इट इज कर सकते हो कि टाइम इंटरवल तो सेम है बट डिस्टेंसेस अनइक्वल हैं। तो इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों की जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। इसमें हम क्या बोलते हैं कि इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in equal interval of time, then its motion is said to be uniform motion. And if any object covers unequal distances in equal interval of time, then its motion is non uniform motion. ये non uniform motion है। एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ की आपको बात बताऊं तो जो ये यूनिफॉर्म मोशन है ये बहुत ही कम देखने को मिलती है, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए पॉसिबल है, लॉन्ग टाइम के लिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही अप्लाई होता है। लॉन्ग टाइम के लिए यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता, क्योंकि आप ही बात कीजिए, देखिए सपोज कीजिए कि आप रोड पे निकल रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, मान लीजिए हम बाइक लेकर रोड के ऊपर निकले हैं, तो स्टार्टिंग से ही हमारी स्पीड 20 और आगे भी कितना भी ट्रैफिक आए 20 और खाली रोड कितनी भी आ रही है तो भी 20, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। इनिशियली क्या होता है कि जब हम अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है वो कम होती है, उसके बाद स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, स्पीड रोड पे जा रहे हैं थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, फिर उसके बाद जैसे ही ट्रैफिक आएगा स्पीड फिर कम होगी, फिर उसके बाद जैसे आपको ओपन रोड मिलेगी तो स्पीड फिर से क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या है कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि एक जैसी डिस्टेंसेस कवर नहीं होंगी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है रियल लाइफ में ज्यादातर यही देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए ये था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
अब बात करते हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन, रेट फिजिक्स के अंदर जब हम रेट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पर्टिकुलर टाइम में, पर यूनिट टाइम में कोई चीज कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें स्पीड की। यहां आ जाता है स्पीड। स्पीड वर्ड पहले आपने पढ़ रखा है, कोई खास बात नहीं है, इसीलिए आप जानते भी हैं रियल लाइफ से भी। स्पीड जो है वो निकालते कैसे हैं कि डिस्टेंस को डिवाइड करना होता है टाइम से। डिस्टेंस को डिवाइड करना होता है टाइम से। ठीक है, अब इसमें देखिए हम बात करें कि इसकी एसआई यूनिट अगर हम देखेंगे, एसआई यूनिट, तो देखिए डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, और टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ये किसकी एसआई यूनिट है, ये है स्पीड की एसआई यूनिट। अब कई जगह देखो, आपको फिजिक्स आपकी स्टार्ट हुई है मेन, अब तो यहां पे आपको कई जगह आपको ये इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें वैसे आप जनरली जानते हो तो कंफ्यूज तो आप नहीं होगे, फिर भी यहां बताने का मेरा काम है कि ये सेकंड आपने जब ऊपर शिफ्ट कर दिया तो आपको पता है कि जो ये पावर होती है ये जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर शिफ्ट होती है तो उनकी जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ये यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव के अंदर हो जाएगा, तो इसलिए मीटर पर सेकंड ही इसको रीड किया जाएगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमारी बात होगी स्पीड की। अब स्पीड की भी हम बात करें, अभी हमने बात की कि ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो है वो अप्लाई होता है, पर यूनिफॉर्म मोशन हमें ज्यादातर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ज्यादातर शो करता है। तो नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन है उसके लिए हम क्या हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, वो हम लेते हैं फिर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड में हम देखते हैं कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई भी बस है, उस बस ने 180 किलोमीटर का पूरा रास्ता कवर किया, वो उसने कवर किया 3 आवर्स के अंदर। तो अब आप इसकी क्या निकालेंगे, इसकी आप निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे कि 180 को डिवाइड कर देंगे आप 3 से, दैट मींस 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज स्पीड बोलने का मतलब क्या है, यही है कि देखिए बस जब स्टार्ट हुई तब से लेकर जब रुकी तब तक क्या वो लगातार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी क्या, नहीं, वो बीच में 10 की 20 की स्पीड से भी चली होगी, उसके बाद में 50, उसके बाद में जब उसको रोड बिल्कुल खाली मिला तो हो सकता है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चली जा रही थी, पर जैसे ही ट्रैफिक आया तो फिर उसकी स्पीड कम हो गई। तो पूरे रास्ते उसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर पे फिक्स नहीं थी, पर एवरेज अगर हम देखें तो वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहां तक पहुंची है। ठीक है, ये जो मीटर पर सेकंड है इसको हम किलोमीटर पर आवर इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये था हमारी सारी बात एवरेज स्पीड की। स्पीड में देखिए यहां फिर वही बात, ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर, और डिस्टेंस के अंदर आपको पता है कि डायरेक्शन इंक्लूड नहीं की जाती, डायरेक्शन का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए जो ये स्पीड है ये भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि चाहे जितनी बार डायरेक्शन चेंज हो जाए इसकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब हम बात करें कि हम स्पीड को अगर विद डायरेक्शन स्टडी करें, स्पीड को अगर हम विद डायरेक्शन स्टडी करें तब एक नई क्वांटिटी हमें स्टडी करनी होती है, और वो है वेलोसिटी। कौन सी, वेलोसिटी। कंफ्यूज मत होना, सेम वही बात है। ठीक है, जो डिस्टेंस है उससे हमने निकाला था स्पीड, एक हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, उससे हम निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब ये होता है
अगर डेफिनेशन दें तब तो ये देंगे कि स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करते हुए ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी। जहां डायरेक्शन फिक्स होगी ना वहां वेलोसिटी होगा, ठीक है। अब वेलोसिटी जो है इसका फॉर्मूला अगर आप निकालेंगे तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और इसकी भी यूनिट वही रहेगी, यूनिट में कोई फर्क नहीं है, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड इस तरीके से, ठीक है। इसमें एवरेज वेलोसिटी, वही एवरेज वेलोसिटी आप निकालेंगे तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी थी, उसमें प्लस कर दीजिए फाइनल वेलोसिटी एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। और मैथमेटिकल जब आप उसका फॉर्मुलेशन करते हैं तो v एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा आगे तक, अब जब भी इसका पढ़ेंगे मोशन के बारे में तो ये वेलोसिटी बार बार आएगी और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी बार बार आएंगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी आप u से लेंगे और फाइनल वेलोसिटी v से। अब इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है उसको अप्लाई कर लीजिए, उससे आप क्या होगा कंफ्यूज नहीं होगे। क्यों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? u, और इनिशियल और फाइनल में पहले कौन होगा? इनिशियल वेलोसिटी पहले होती है, तो उसका पहले वाला लेटर जो पहले u आता है वही इनिशियल वेलोसिटी के लिए होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमेशा u यूज करेंगे, और फाइनल वेलोसिटी फाइनल बाद में आएगी और बाद में v आता है तो फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो u प्लस v अपॉन 2। अब u ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। मैं देखिए बार बार बता रहा हूं आपको, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें अब आपके कंटिन्यूअसली चलेंगी, यहां कंफ्यूजन नहीं होगा तो आगे आपको जो कॉम्प्लेक्स थोड़ी कंसेप्ट्स आएंगी वो समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात आ गई हमारी स्पीड विद डायरेक्शन, वेलोसिटी की बात पूरी हो गई। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, इसमें डायरेक्शन इंक्लूड होती है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड तो थी स्केलर और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर। नोट्स में यहां यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बताया हुआ है। यूनिफॉर्म मोशन, उसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये सब मैं आपको समझा चुका। उसके बाद में मेजरिंग द रेट ऑफ द मोशन, ये स्पीड के बारे में सारी बात है यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सिर्फ यहां आज के जो हमारे नोट्स हैं उसमें ये जो एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे, आज यहीं तक रखेंगे हम। तो आप एक काम कीजिए, पहले सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ठीक है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक, यस, इसका यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्क्रीनशॉट यहां लीजिए। एक स्क्रीनशॉट यहां ले लीजिए। तो ये जो आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं इनसे आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको खुद लिख के करना है, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए बाकी तो हम बात जो है अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। यहाँ आज की जो क्लास हुई, अगर अच्छी क्लास लगी है आपको, पढ़ने में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी। अगर सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो आपको क्या पता चलता रहेगा कि वीडियो आ गया है, क्लास देख लेते हैं, तो रेगुलर वे में आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। चलिए
आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।